नमस्कार आप सभी को। सभी अपने अपने कैमरेज ऑन कर लीजिए तो शुरू करें पढ़ाई। नमस्ते कर कल हमारी सबसे पहली क्लास थी, आज हमारी आगे सेकंड क्लास है। ठीक है। कल हम सभी ने बेसिक ज्योतिष के बारे में जानने की कोशिश करी थी, ग्रहों के बारे में समझा था, राशियों के बारे में समझा था, और जन्म कुंडली के 12 ग्रहों को समझा। जन्म कुंडली के 12 ग्रह आपने केपी के हिसाब से समझे थे। हम केपी सिस्टम में किस घर से कौन से प्रश्न को देखते हैं, हमने उसे समझा था। केपी में प्रश्न के प्राइमरी हाउस हम उसे कहते हैं। ठीक है। हर एक घर से कुछ फिक्स प्रश्न देखे जाते हैं। जैसे पहले घर से एज है, दूसरे घर से पैसा, तीसरा घर साहस, ऐसे मूव करते चलते जाएं तो वो क्या हो जाएंगे, प्राइमरी घर हो जाएंगे। ठीक है। शादी के लिए प्राइमरी हाउस जैसे सेवंथ हो जाएगा, चाइल्ड बर्थ के लिए फिफ्थ हो जाएगा। ठीक है। प्रॉपर्टी के लिए फोर्थ हो जाएगा। उसे आपने फिर याद करने को मैंने कहा था, क्लास के बाद करिएगा तो आपने उसे करा भी होगा। लास्ट में हमने एप्लीकेशन की मदद से कुंडली बनाना सीखी थी। बाद में आपके ग्रुप में भी एक वीडियो मिली होगी आपको, जिसकी मदद से आप मोबाइल एप्लीकेशन में उस कुंडली को बना सकते हैं। ठीक है। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे, राशियों के आगे नक्षत्रों को समझेंगे, नक्षत्रों के आगे सब लोड को समझेंगे कि केपीएम वो किस प्रकार से काम करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार राशि लोड जानने की कोशिश करते हैं कि राशि लोड क्या होता है। आप अपनी अपनी कॉपी पर हेडिंग डालिए राशि लोड। ये राशि लोड क्या होता है, जो हमारे पास 12 की 12 राशियां हैं, एक से लेकर 12 तक की राशि है। सभी राशियों को कोई ना कोई प्लैनेट जो है वो रूल करता है। ठीक है। इसे हम कई सारे तरीके से कहते हैं। हम कहते हैं रूलर है, रूलर मतलब उस राशि को रूल करेगा। हम कहते हैं राशि का लोड है, हिंदी में हम कहते हैं राशि का मालिक है, या फिर राशि का स्वामी ग्रह भी कह देते हैं। कई सारे आप उसे अलग अलग तरीके से नाम से बुला सकते हो। हम सरल भाषा में इसे कहेंगे राशि लोड। राशि लोड, और राशि को इंग्लिश में कहते हैं साइन, तो साइन लोड, दोनों एक ही नाम है। ठीक है। राशि लोड एंड साइन लोड दोनों एक ही कंसेप्ट का नाम। ठीक। तो आपके पास टोटल 12 राशियां हैं। हर एक राशि का कोई ना कोई प्लैनेट जो है वो लोड होगा। 9 के 9 आपके पास ग्रह हैं। प्लैनेट और राशियों पर अपनी लॉर्डशिप रखते हैं। तो कौन सा प्लैनेट किस राशि पर लॉर्डशिप रखता है? सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि का लॉर्ड है मंगल ग्रह। फिर 2 नंबर की राशि वृष। वृषभ का लॉर्ड है शुक्र ग्रह। फिर 3 नंबर की राशि मिथुन। मिथुन का लॉर्ड है बुध ग्रह। फिर 4 नंबर की राशि कर्क। कर्क का लॉर्ड है चंद्र ग्रह। फिर 5 नंबर की राशि सिंह राशि, उसका लॉर्ड है सूर्य ग्रह। फिर 6 नंबर की राशि कन्या। कन्या का लॉर्ड बुध ग्रह। 7 नंबर की राशि फिर तुला। तुला का लॉर्ड शुक्र ग्रह। फिर 8 नंबर की राशि वृश्चिक। वृश्चिक का लॉर्ड है मंगल ग्रह। फिर 9 नंबर की राशि धनु। धनु का लॉर्ड है युपिटर यानी कि बृहस्पति। 10 नंबर मकर। मकर का लॉर्ड है शनि। 11, 11 का भी लॉर्ड है शनि। और राशि नंबर 12, 12 का स्वामी हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है। आपको मैंने याद करने का एक सिंपल फॉर्मेट समझाता हूँ, आप उसे लिखिए। ठीक है। एक साइड पहले लिखिए राशि, आगे लिखिए राशि के लोग। ठीक है। सबसे पहले लिखो 1 और 8, यानी कि मेष और वृश्चिक राशि, इन दोनों का लोड होता है मंगल। फिर 2 और 7, इन दोनों का लोड होता है शुक्र। फिर 3 और 6, इन दोनों का लोड होगा बुध। फिर 4, इसका लोड होगा चंद्र। फिर 5, इसका लोड होगा सूर्य। ठीक है। फिर 9 और 12, इसका लोड होगा बृहस्पति।
फिर राशि 10 और 11, इसका लोड होगा शनि। ठीक है, एक बार आपको मैच कर, पहले आपने लिखा राशि 1 और 8 मंगल, तो ये देखिए इसका भी मंगल, इसका भी मंगल। ठीक है ना, मेष का और वृश्चिक का। उसके बाद आपने लिखा है 2 और 7 का शुक्र, राशि नंबर 2 का भी शुक्र, 7 का भी शुक्र, वृषभ का और तुला का। फिर आपने लिखा है 3 और 6 का बुध, तो 3 का भी बुध, 6 का भी बुध, 3 नंबर राशि मिथुन, 6 नंबर की राशि कन्या। फिर राशि नंबर 4 अकेली राशि चंद्र के अंदर आएगी, राशि नंबर 5 अकेली राशि सूर्य के अंदर आएगी। फिर राशि नंबर 9 और राशि नंबर 12, यानी कि राशि धनु और राशि मीन, ये दोनों बृहस्पति। फिर राशि नंबर 10 और राशि नंबर 11, ये दोनों किस में आएंगी, शनि में आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हुए, राशि लोड। राशि लोड मतलब हर एक राशि के स्वामी ग्रह हम इसे कहेंगे। क्लियर यहां तक बेसिक पॉइंट। हर एक राशि के लोड हैं, सिंपल, वैदिक में भी सेम लेते हैं, केप में भी सेम लेते हैं। राहु और केतु के पास कोई भी राशि नहीं होती। ठीक है, राहु केतु के पास कोई भी राशि नहीं होती। चंद्रमा और सूर्य के पास एक एक राशि होती है, बाकी सभी ग्रहों के पास दो दो है। जैसे 1 8 मंगल की 2 राशियां होगी, 2 7 शुक्र की 2 राशि होगी, 3 6 बुध की 2 राशि होगी, 9 12 बृहस्पति की 2 होगी, 10 11 शनि की होगी। ठीक है, और सूर्य के पास एक, चंद्र के पास एक, सूर्य के पास 4, चंद्र के पास 5, राहु केतु के पास कोई भी नहीं। ठीक है, ये राशि लोड है। कल हमने राशियों के साइकिल को समझने की कोशिश करी थी, जिसे हमने राशि चक्कर समझा था, कि टोटल जो राशि चक्र है वो 360 डिग्री का है। ठीक है, हर एक राशि के पास 30 30 डिग्री का एरिया है। मेष के पास 0 से 30, फिर 30 से 60, 60 से 90, वो सर्कल पूरे का पूरा आगे चलता है। वो जो 360 डिग्री का एरिया है, उस एरिया में हम अपने नक्षत्रों को डिवाइड करते हैं या विभाजित करते हैं, जो भी समझना समझ लीजिए। ठीक है, तो वो अब हम करना सीखते हैं। हमारे पास टोटल होते हैं 27 नक्षत्र। नक्षत्रों को इंग्लिश में हम स्टार कहते हैं। ठीक है, ये सभी नक्षत्रों के नाम है, पहले मैं नाम समझाता हूं, फिर हम नक्षत्रों के लोड पर। जैसे राशियों का सीरियल है, वैसे नक्षत्र का सीरियल था। ठीक है, पहला नक्षत्र अश्विनी, दूसरा भरणी, फिर तीसरा कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिर, आद्र, पूर्णवसु, पुष्य, अश्लेष, 9 नक्षत्र। फिर 10वें नंबर पर मगा, पूरा फागुन, उत्तरा फागुन, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ। 9 और हो गए, 18 हो गए। उसके बाद 19 नंबर पर मूला, फिर पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूरा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, लास्ट में आएगा रेवती। ठीक है, ये 27 के 27 हमारे पास नक्षत्र हो। जैसे सभी राशियों के लोड होते हैं, ऐसे ही नक्षत्रों के लोड भी होते हैं। यानी कि नक्षत्र को भी कोई ना कोई प्लैनेट जो है वो रूल करता है। तो नक्षत्र नंबर अश्विनी, मगा, मूला, इन तीनों का लोड है केतु। फिर बरनी, पूरा फागुनी, पूर्वाषाढ़ा का लोड है शुक्र। फिर कृतिका, उत्तरा फागुनी, उत्तराषाढ़ा का लोड है सूर्य। रोहिणी, हस्ता, श्रवणा का लोड है चंद्र। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, इनका लोड है मंगल। आद्रा, श्वाति, शतभिषा, इसका लोड है राहु। पूर्णवसु, विशाखा, पूरा भाद्रपद का लोड है बृहस्पति।
पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद का लॉर्ड है शनि। और लास्ट में अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती का लॉर्ड आएगा बुध ग्रह। ठीक है, क्लियर यहां तक सभी को? जैसे राशियों के लॉर्ड हुए वैसे नक्षत्रों के लॉर्ड हो। ठीक है, राशियों में राहु और केतु को राशि नहीं मिलती, नक्षत्रों में राहु और केतु को नक्षत्र मिलते हैं। ठीक है, तो नक्षत्र टोटल 27 है, 9 ग्रह हैं, सभी ग्रहों को तीन तीन नक्षत्र मिल जाते हैं। क्लियर यहां तक? चल, अब हम इन नक्षत्रों को डिवाइड करना समझते हैं, साथ साथ सेंटेंस भी समझने की कोशिश करिएगा। पहले आपने समझी राशि लोड, ठीक है, वो समझ आ गया क्या है। अब ये सेकंड पॉइंट क्या था? नक्षत्र लोड था। क्लियर है ना? राशि लोड को इंग्लिश में क्या कहेंगे? साइन लोड। नक्षत्र लोड को इंग्लिश में क्या कहेंगे? नक्षत्र को इंग्लिश में स्टार कहते हैं, स्टार लोड कहेंगे। क्लियर है ना? सेम ही पॉइंट पॉइंट है, अलग कुछ भी नहीं है। चल, अब आपको मैं ध्यान से समझाता हूँ इसे, ठीक है। कल आपने समझा था कि एक ऐसे पूरे का पूरा सर्कल है, ये सर्कल हमारा 360 डिग्री का हमने मान लिया था। ठीक है, और हमने ये समझा था कि 12 की 12 राशियां इस पूरे के पूरे सर्कल में आती है। क्लियर इतना? फिर आपने समझा था हर एक राशि के पास 30 डिग्री का एरिया है। क्लियर यहां तक? हमें क्या करना है, जो 12 राशियां या 12 राशियां कह लो या 360 डिग्री कह लो, इसके अंदर अंदर हमें अपने 27 जो नक्षत्र है, मैं उसे स्टार लिखता हूं, उसे हमने डिवाइड करना है। डिवाइड करना है या विभाजित करना है इक्वल पार्ट में, ना ज्यादा ना बड़ा। कैसे होगा? देखिए, एक नक्षत्र के पास एरिया आता है, लिखिए, एक नक्षत्र के पास एरिया आता है 13 डिग्री 20 मिनट का। कितना आता है? 13 डिग्री 20 मिनट का। डिग्री आपको समझ आ गया क्या है? मिनट आपको समझ नहीं आया होगा तो लिखो, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं 1 डिग्री में? 60 मिनट होते हैं। क्लियर इतना? फिर से रिपीट करूं, जिसे नहीं समझा समझ आ जाएगी। टोटल 360 डिग्री का पूरा चक्कर है, उस चक्कर के अंदर हमें 27 के 27 अपने नक्षत्रों को डिवाइड करना है। एक राशि है 30 डिग्री की, एक नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट का। अब मिनट क्या है? 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। इतना क्लियर है? चलो, अब लिखो आप सबसे पहले, पहले लिखो पहला नक्षत्र अश्विनी, उसके आगे लिखो 13 डिग्री 20 मिनट। अभी भी राशि पूरी नहीं हुई, क्योंकि राशि तो 30 डिग्री की है, राशि पूरी नहीं ना होगी। 13 डिग्री 20 की हुई है, दूसरा नक्षत्र आ जाएगा। अश्विनी के आगे दूसरा नक्षत्र लिखो, सेकंड नक्षत्र भरनी, उसके आगे भी लिखिए 13 डिग्री 20 मिनट। कितना हो गया? दोनों को टोटल करिए, 13 13 26, 26 डिग्री, 20 20 40, तो 26 डिग्री 40 मिनट हो गया। एक राशि होती है 30 डिग्री की, 30 की होती है। तीसरा नक्षत्र पूरा नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। कितना एरिया बचता है ये राशि पूरी होने में? इस राशि पूरी होने में 3 डिग्री और 20 मिनट का एरिया बचेगा। 26 डिग्री 40 मिनट हो गया ना, 40 मिनट में जब 20 मिनट ऐड करोगे तो 60 हो जाएगा, 1 डिग्री बन जाएगा, तो 27 बन जाएगा, उसमें 3 डिग्री 20 मिनट मिलता है। तो हम क्या करेंगे, जो तीसरा नक्षत्र है उस नक्षत्र से 3 डिग्री 20 मिनट का एरिया ले लेंगे, तो राशि पूरी हो गई। राशि पूरी हो गई। जो तीसरा नक्षत्र है उसके पास कितना फिर एरिया बच जाएगा? 13 डिग्री 20 मिनट से 13 3 डिग्री 20 मिनट ले लिया तो 10 डिग्री बच गया।
वो आगे वाली राशि में चला जाएगा जंप मार के। ऐसे पूरी पूरी राशियां अपना एरिया कवर करेंगी। देखें एक बार, अब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी एरीज राशि, एरीज यानी कि मेष राशि कितनी होती है? 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक की होती है, ठीक है। इसमें सबसे पहला नक्षत्र क्या आ गया? अश्विनी। कहाँ से लेकर कहाँ तक? 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 तक, ठीक है। उसके बाद आ गया भरणी, 13 डिग्री 20 से शुरू होकर 26 डिग्री 40 तक, ठीक है। क्लियर इतना पॉइंट? उसके बाद 26 डिग्री 40 से लेकर 30 डिग्री तक आ गया कृतिका, ठीक है। अब कृतिका का जो बाकी हिस्सा बचेगा वो कहाँ चला जाएगा? आगे वाली राशि में चला जाएगा जंप मार के। यहां देखो ध्यान से, ये इतना हमने समझ लिया एरीज का एरिया। अब यहां देखो कृतिका के पास जो भी एरिया बचा वो आगे आ गया 0 से लेकर 10 डिग्री। फिर रोहिणी पूरे का पूरा आ गया 10 से 23 26। फिर मृगशिर आ गया 0 से लेकर 30 तक, ये राशि भी पूरी हो गई। मृगशिर ने अपने पूरे का पूरा एरिया ले लिया, जितना मृगशिर आ सका, ठीक है। बाकी एरिया जंप कर कर आगे चला जाएगा। ये समझ आया कि नहीं समझ आया? नहीं समझ आया, मैं एक मोटे मोटी आपको प्रोसेस समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सिंपल पॉइंट ये है कि एक राशि 30 डिग्री की है। हमने 27 नक्षत्रों को 12 की 12 राशियों में डिवाइड करना है, ठीक है। 27 नक्षत्रों को जब 12 की 12 राशियों में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा हर एक राशि के पास 13 डिग्री 20 मिनट का हिस्सा, हर एक नक्षत्र के पास, ठीक है। उसे शुरू करेंगे, पहली राशि में जितने नक्षत्र आ सके, ठीक है। बाकी टूट कर आगे बढ़ जाएंगे, सिंपल थ्योरी। जितना एरिया आ सका, ठीक है, नहीं तो फिर आगे चला जाएगा। देख, एक राशि 30 डिग्री की है, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का। मिनट क्या होते हैं? 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। एक राशि को भरते हैं। एक राशि 30 डिग्री की, इसमें एक नक्षत्र पूरा आ गया 13 डिग्री 20 मिनट का। अब राशि पूरी नहीं हुई, काफी सारे एरियाज में बचे हुए। 30 डिग्री की है, हमने तो 13 डिग्री फिल किया। दूसरा नक्षत्र फिर से पूरा आ जाएगा, वो भी 13 डिग्री 20 मिनट। एक बार इसे टोटल करेंगे, 13 13 20 20 50। तो क्या तीसरा नक्षत्र पूरा आएगा? तीसरा नक्षत्र पूरा नहीं आ पाएगा, नहीं ना आ पाएगा। तो कितना एरिया इसमें पेंडिंग बचेगा? इसमें सिर्फ एरिया बचेगा पेंडिंग 3 डिग्री 20 मिनट का ही एरिया बचता है। अगर आप इसमें 3 डिग्री 20 मिनट प्लस करेंगे तो 26 में 3 प्लस करिए, आएगा 29। 40 में 20 प्लस करिए, बनेगा 60। या हमने क्या लिखा है? 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो ये घूमकर आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। अब आया समझ के नहीं समझ आया? जितना जितना एरिया चाहिए हम उतना उतना लेते जाएंगे। लास्ट वाली राशि में पूरे के पूरे नक्षत्र डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट वाली राशि में पूरे का पूरा नक्षत्र डिवाइड हो। देखो, लास्ट नंबर का नक्षत्र कौन सा होता है? लास्ट नंबर का नक्षत्र होता है हमारे पास रेवती नक्षत्र होता है लास्ट नंबर। ये लास्ट नंबर नक्षत्र है रेवती, ठीक है। लास्ट नंबर की राशि कौन सी है? पाइसेस, मीन राशि। ये देखो, मीन राशि के लास्ट में रेवती नक्षत्र 16 डिग्री 40 से लेके
30 डिग्री तक पूरे का पूरा आ गया। क्लियर? अब आया समझ के नहीं समझ आया? यानी कि 360 डिग्री के सर्कल में आपने पूरे के पूरे 27 के 27 नक्षत्रों को विभाजित कर दिया। इतना क्लियर है? डन। सिंपल इसका सीरियल समझने की कोशिश करिए कि राशि 30 डिग्री की है, नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का। इतना समझ आ गया? बाकी नहीं भी समझ आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इससे आपको ये समय लगेगा कि राशि बड़ी है क्योंकि 30 डिग्री है ना, नक्षत्र उससे छोटा है। इतना क्लियर हुआ? क्लियर हो गया, ठीक है। अब इतनी डिवाइड की जो प्रोसेस है हम वैदिक ज्योतिष में ऑलरेडी लेकर चलते हैं। केपी में हम क्या करते हैं? केपी में हमारे पास जो एक नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट का, हम उस नक्षत्र को आगे फिर से 9 भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक नक्षत्र को आगे 9 भागों में डिवाइड करते हैं, उसे क्या कहेंगे? हिंदी में हम उसे कहते हैं उपनक्षत्र। उपनक्षत्र मतलब नक्षत्र को फिर से 9 भागों में डिवाइड करना। क्लियर? इंग्लिश में हम उसे कहेंगे सब लोड। सब लोड का मतलब क्या हुआ? एक नक्षत्र को 9 भागों में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? सब लोड निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक? इतना क्लियर? नक्षत्रों के नाम है ना, जैसे अश्विनी है, मगा है, मूला है, सब लोड के ऐसे नाम नहीं है। केपी सर ने 9 के 9 सब लोड को प्लेनेट का ही नाम दे दिया है। हर एक नक्षत्र में 9 के 9 ग्रहों के सब लोड आएंगे, उसे सीधा ही ग्रहों का नाम दे दिए। ठीक है, ये आप इस एग्जाम्पल से देखिए। ये देखो, ठीक है। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का, उसे 9 भागों में विभाजित कर दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 6 7 8 9। तो ये क्या हो गए? ये हमारे पास हो गए सब लोड की डिवाइड हो गई। क्लियर यहाँ था? कितनी चीजें आपके सामने फिर आई हैं? 3 चीजें बनी हैं। क्या क्या बना? राशि, नक्षत्र, फिर सब। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? राशि 30 डिग्री, नक्षत्र उससे छोटा, सब उससे भी छोटा। ठीक है। एक लाइन लिख लीजिए समझने के लिए। नक्षत्र में जो सब लोड डिवाइड होता है, ठीक है, जिस ग्रह का नक्षत्र है, जैसे सबसे पहला नक्षत्र है अश्विनी। अश्विनी का स्वामी कौन होगा? केतु। केतु होगा। केतु। उसे 9 भागों में वो विभाजित होगा। उसके सबसे पहला जो सब लोड आएगा वो केतु ही आएगा उसमें। ठीक है। यानी कि जो प्लैनेट का नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है, उसमें सबसे पहला सब उसी का ही आएगा। क्लियर इतना? इतना क्लियर है? कल हमने एक साइकिल समझा था शुरू में ही, मैंने आपको केशर चमड़ा खुशबू वाला साइकिल समझाया था, अगर याद हो तो। अब एक बार मैं फिर से उसे लिखता हूँ, जिसे याद नहीं है या कल मिस हो गया तो एक बार फिर से लिखे। वो साइकिल क्या था? केशर, शुक्र, सूर्य। ये केशर से बनता है, चमड़ा से चंद्र, मंगल, राहु, फिर खुशबू से बृहस्पति, शनि और बुध। ये बेसिक एक साइकिल है। ठीक है। सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी। अश्विनी का लोड केतु। इतना क्लियर है? ये अभी हमने पढ़ लिया पहले। अब अगर इसमें हमें सब डिवाइड करने हैं तो पहला सब किसका आएगा इसमें? इसमें पहला सब केतु का ही आएगा। फिर किसका? फिर शुक्र, फिर सूर्य। वो केशर चमड़ा गुशु वाली सारी की सारी लाइन रिपीट हो जाएगी आपकी। फिर चंद्र, फिर मंगल, फिर राहु, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर बुध। समझ आया पॉइंट कि नहीं समझ आया? मान लो दूसरा नक्षत्र है, दूसरा नक्षत्र भरनी। बरनी का लोड शुक्र,
बरनी में पहला शब्द किसका आएगा? बरनी में पहला शब्द आएगा शुक्र का ही। उसके बाद किसका आएगा? केशर चमरा गुशु वाली सारी लाइन रिपीट होगी। शुक्र के बाद सूर्य, फिर चंद्र, फिर मंगल, फिर राहु, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर बुध, लास्ट में केतु। यानी कि जो नक्षत्र स्वामी है उसमें सबसे पहला शब्द उसी का ही आता है। उसके बाद आपका केशर चमरा गुशबू वाला सारे का सारा साइकिल रिपीट हो जाएगा। ठीक है ना, जो हमने कल स्टार्टिंग में समझा था, मैंने अब भी आपको लिखा दिया। इस एग्जाम्पल से एक बार समझने की कोशिश करिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने ली है सबसे पहले नक्षत्र की। सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी। अश्विनी का लॉर्ड केतु। केतु में सबसे पहला शब्द केतु का आ गया। ठीक है। फिर शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्र, फिर मंगल, फिर राहु, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर बुध। ठीक है ना, वो सारे का सारा साइकिल आपका रिपीट होकर निकला। क्लियर यहां तक? क्लियर है, ठीक है, चलो नीचे लाइन लिखो अपने पास। हमारे पास 9 ग्रह है। 9 ग्रह ये हमें पता है। और हमारे पास 12 जन्म कुंडली के ग्रह है। ठीक है, 9 ग्रह और जन्म कुंडली के 12 ग्रह। ठीक, लिखो सभी 9 ग्रह और जन्म कुंडली के 12 ग्रह सभी का कोई ना कोई राशि लोड होगा। 9 ग्रहों का, ग्रह को प्लेनेट लिख लेते हैं, और 12 हाउस का। ठीक है, कोई ना कोई राशि लोड होगा। कोई ना कोई नक्षत्र लोड होगा। कोई ना कोई सब लोड होगा। क्लियर इतना पॉइंट कि नहीं क्लियर? ग्रहों का भी होगा, हाउसेस का भी होगा। ठीक है, राशि सबसे बड़ी है, पहले नंबर पर आएगा। नक्षत्र उससे छोटा है, दूसरे नंबर पर आएगा। सब उससे छोटा है तो तीसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, क्लियर ये साइकिल? अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग हिसाब से लिखती है। ठीक है, राशि लोड को हम राशि लोड भी कहते हैं। इसी को आप ये चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, इसी को हम साइन लोड भी कहते हैं। कुछ एप्लीकेशन में राशि लोड के आगे शॉर्ट फॉर्म में RL लिखा होता है। कुछ एप्लीकेशन में राशि लोड के आगे SGL कर लिखा होता है। कुछ एप्लीकेशन इसे RAS कर भी लिख देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से नक्षत्र लोड। कुछ एप्लीकेशन इसे NL कहती है। स्टार लोड भी हम इसे कहते हैं। कुछ एप्लीकेशन इसे STL कर कहते हैं। और कुछ एक एप्लीकेशन इसे NNAK कर भी लिखते हैं। फिर आता है सब लोड। सब लोड को कुछ एप्लीकेशन SL, कुछ एप्लीकेशन SUB कर लिखते हैं। ठीक है, चलो कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई सी भी एप्लीकेशन हो, चाहे कोई पेड है, चाहे कोई फ्री है, चाहे कोई मेरे पास है, चाहे कोई आपके पास है, वो सबसे पहले राशि लोड ही लिखेगी। फिर वो नक्षत्र लोड ही लिखेगी। फिर वो सब लोड ही लिखेगी। ये ही लिखने का सीरियल सिस्टम है। राशि लोड की जगह RL, SGL कुछ भी हो सकता है। नक्षत्र लोड की जगह NL, STL कुछ हो सकता है, सब की जगह कुछ और। लेकिन वो अपना सीक्वेंस चेंज नहीं करेगी। क्लियर यहां तक नहीं क्लियर? तो एप्लीकेशन को देखकर ये तो नहीं कहा जाएगा कि नक्षत्र कौन सी लाइन में होगा,
नक्षत्र दूसरी लाइन में ही आएगा, राशि लोड पहली लाइन में ही आएगा, सब लोड तीसरी लाइन में ही आएगा। कोई सी भी एप्लीकेशन हो, देखें एक बार फिर एस्ट्रोसेज में कैसे दिखता है। ठीक है, चलिए। एस्ट्रोसेज सर्च करते हैं, ASTROSAG। आप एस्ट्रो से डॉट इन करेंगे तो सीधा ही उनकी वेबसाइट पर चले जाएंगे। वेबसाइट आ गई। कुंडली बनाते हैं, हम एक अभी की कुंडली बना लेते हैं। गेट कुंडली। इतना आपने कल सीखा था। कल हमने क्या किया था, केपी सिस्टम पर चले गए थे, केपी प्लैनेट एंड कस पर क्लिक कर लिया था, ये आ गया था। नीचे गए थे, ये आया था नीचे, ये कुंडली हमने कल समझी थी, है ना, ये बनाने को आपको मैंने दिया था। इस कुंडली से ऊपर देखिए, ये ग्रह लिखे हुए हैं, प्लैनेट। पहला सूर्य, चंद्र, मंगल, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु। ठीक है। उसके नीचे बाव। बाव मतलब जन्म कुंडली के 12 घर। पहला घर, दूजा, तीजा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11 और 12। क्लियर। 9 ग्रह और 12 घर आ गए। ठीक है। चलो, ये देखिए, ये डिग्री लिखी हुई है, इस डिग्री से ही ये सारा आगे कुछ बनता है। RAS का क्या मतलब होगा फिर, राशि लोड। NAK का क्या मतलब होगा, नक्षत्र लोड। SUB का क्या मतलब होगा, सब लोड। इसने सब के आगे फिर से चौथा नंबर एक और दिया है, तो हम ये फोर्थ वाले को नहीं समझते। ठीक है, पहले तीन ही समझने हैं। पहला राशि, नक्षत्र, सब। ग्रहों के आगे हाउसेस का देखिए, RAS राशि, NAK नक्षत्र, SUB सब। ठीक है। चलो, मैं कुछ एक दो आपको समझाता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ। ठीक है। ये देखो, अगर हमें देखना है कि सूर्य का राशि लोड कौन है, तो राशि के नीचे लिखा है वीनस, तो सूर्य का राशि लोड कौन होगा, वीनस होगा। सूर्य का नक्षत्र लोड कौन होगा, MON मतलब मून होगा। सूर्य का सब लोड कौन होगा, वीनस ही होगा। ठीक है ना, क्लियर यहां तक। ऐसे हाउसेस में चलते हैं। पहले घर का राशि लोड कौन होगा, मंगल होगा। पहले घर का नक्षत्र लोड कौन होगा, मरकरी होगा। पहले घर का सब लोड कौन होगा, मंगल ही होगा। ठीक है। मैं आप सभी से एक दो का पूछता हूँ, फिर मुझे चैट में बताना, फिर हम इनका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताओ, इसमें चंद्र का नक्षत्र लोड कौन है। नक्षत्र लोड होता है दूसरे नंबर की लाइन पे। ठीक है, लिखो सभी चैट में, चंद्र का नक्षत्र लोड कौन है, दूसरे नंबर पर होगा। ठीक है, चंद्र का नक्षत्र लोड। चंद्र का नक्षत्र लोड होगा मंगल। ठीक है, गुड। एक हाउस का पूछते हैं, वो वेरीफाई कर देना। इसमें आप मुझे बताओ कि सेवंथ हाउस का सब, नहीं ये सेम ही, आप मुझे बताओ सिक्स्थ हाउस का सब लोड कौन है। सब लोड होगा तीसरे नंबर पर। छठे घर का सब लोड कौन है, ये सब लोड, बृहस्पति। ठीक है ना, तीसरे घर का सब लोड होगा बृहस्पति। ठीक है, समझ आ गई यहां तक। नहीं, मोटी मोटी प्रोसेस आपको समय लगी तो सिंपल यही है, राशि पहले नंबर पर, फिर नक्षत्र, फिर सब। ये हमेशा लिख कर रख लीजिए, तो आपको बार बार वो मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, चलो। अब नीचे सेंटेंस लिखिए, प्लैनेट सिग्निफिकेशन। ठीक है, नीचे सेंटेंस है प्लैनेट सिग्निफिकेशन। प्लैनेट सिग्निफिकेशन क्या होता है, हमारी जन्म कुंडली में 9 के 9 प्लैनेट हैं,
नौ के नौ ग्रह आपको कुछ ग्रहों का रिजल्ट देते हैं। ठीक है। सभी ग्रह किसी ना किसी ग्रह के साथ जुड़ा होता है, हम कहते हैं वो उस ग्रह का हमें रिजल्ट देता है। ठीक है। तो प्लैनेट जिन जिन ग्रहों का हमें रिजल्ट देगा, हम उसके आगे उस प्लैनेट के ग्रहों के नंबर लिख देते हैं। मान लीजिए मैं सन के आगे लिख दूं 2 और 11, इसका मतलब सन आपको दूसरे घर का रिजल्ट भी देगा और सन आपको 11वें घर का रिजल्ट भी देगा। क्लियर कि नहीं क्लियर यहां तक? क्लियर, ये नियम क्लियर है। लाइन लिखो कि केपी सिस्टम में प्लैनेट अपने रिजल्ट के साथ साथ अपने नक्षत्र का रिजल्ट भी देता है। पूरी लाइन क्या है? प्लैनेट अपने रिजल्ट के साथ साथ अपने नक्षत्र का रिजल्ट भी देगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए सूर्य, सूर्य का नक्षत्र स्वामी है चंद्र, तो सूर्य चंद्र का रिजल्ट भी देगा हमें। क्लियर है? ठीक है। चलो लाइन लिखो। जो एप्लीकेशन में प्लैनेट सिग्निफिकेशन हमें मिलते हैं, एप्लीकेशन में जो प्लैनेट सिग्निफिकेशन लिखे होते हैं, उसमें उसके नक्षत्र का रिजल्ट ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है। देखें एक बार एप्लीकेशन में कहाँ पर लिखा होता है, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। चलिए, ये हमने समझ लिया प्लैनेट। प्लैनेट के नीचे आपने समझ लिया ग्रह। ये कुंडली आ गई। ये नीचे लिखा है सिग्निफिकेटर एंड आरपी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आगे आएगा प्लैनेट सिग्निफिकेशन। प्लैनेट सिग्निफिकेशन का मतलब क्या है? प्लैनेट आपको कौन कौन से हाउस का रिजल्ट देगा, उसे हम कहेंगे प्लैनेट सिग्निफिकेशन। ठीक है। सूर्य के आगे क्या लिखा है? 6 9 10, तो सूर्य आपको छठे घर का रिजल्ट देगा, फिर 9 का देगा, फिर 10 का देगा। इसके अलावा किसी का भी नहीं देगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? उसके बाद चंद्र में लिखा है 1 5 8 10 12, इसका मतलब चंद्र आपको इन ग्रहों का रिजल्ट देगा। ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा, इसे ध्यान से पढ़ना, एक सेकेंड। तो प्लेनेट हमें जिन जिन हाउसेस का रिजल्ट देगा, उसके सामने वो वाले नंबर लिखे हैं। ठीक है। जैसे मंगल के आगे लिखा है 1 5 7 8 10 और 12, तो मतलब मंगल आपको इन इन हाउसेस का रिजल्ट देगा। ये क्लियर हुआ सभी को कि नहीं क्लियर हुआ? प्लैनेट सिग्निफिकेशन। प्लैनेट सिग्निफिकेशन मतलब ग्रह किन किन हाउसेस का हमें रिजल्ट देगा। इसमें प्लैनेट के नक्षत्र का रिजल्ट पहले से ऐड है। एक प्रैक्टिस करवाऊं आपको? वैसे तो मैनुअल निकालने की जरूरत नहीं होती, मैं मैनुअल निकालता हूं, इसके साथ हम वेरीफाई कर लेते हैं। क्लियर है? आप एक लिख लीजिए, एक लिख लो यहां पर, सूर्य का लिख लो। चलो, सूर्य के आगे लिखे 6 9 10। देखो सन = 6 9 10। ठीक है। चलो मैं आपको समझाते हैं बनता कैसे है। हमें सूर्य जन्म कुंडली में जिस भी घर में बैठा होता है वहां का रिजल्ट देता है। ठीक है। फिर सूर्य की 5 नंबर की राशि है सिंह राशि। सिंह राशि जहां पर होती है सूर्य वहां का रिजल्ट भी देगा। ये सूर्य का अपना रिजल्ट होता है। क्लियर? उसके बाद केपी में हम सूर्य के नक्षत्र का रिजल्ट भी लेंगे। सूर्य का नक्षत्र जहां बैठा होगा वहां भी, और उस नक्षत्र की राशियां जहां पर होंगी वहां पर भी। एक बार देखिए,
नहीं समझ आई तो कोई बड़ी बात नहीं, एप्लीकेशन आपको बनाकर दे ही रही है। ये है ऊपर, पहले नक्षत्र देखते हैं उसका कौन है। ये गए केपी चार्ट, ये रहा सूर्य, ये रहा सूर्य का नक्षत्र। तो सूर्य का नक्षत्र कौन है? चंद्र है, लिख लीजिए। सन, एनएल, कौन है? चंद्र। ठीक है। अब निकाली एप्लीकेशन, ये गए कुंडली में। सूर्य कहाँ पर बैठा है पहले वो देखते हैं। सूर्य कहाँ बैठा है? सूर्य बैठा है छठे भाव में, तो 6 आ गया। उसके बाद सूर्य की 5 नंबर की राशि 9वें भाव में, 9 आ गया। फिर चंद्र, सूर्य का नक्षत्र लो चंद्र, चंद्र कहाँ बैठा है? 10वें घर में। ठीक है, 10 आ गया। तो हमने नियम क्या पढ़ा? सूर्य अपने साथ साथ अपने नक्षत्र का रिजल्ट भी देगा। तो सूर्य का अपना रिजल्ट 6, 9, साथ में चंद्र का रिजल्ट 10, यही बना। एप्लीकेशन में यही है जो हमने देखा था। प्लैनेट से ये देखो आ गया 6, 9, 10, वही सेम जैसे मैंने आपको निकाल कर समझाया। तो एप्लीकेशन में प्लैनेट के नक्षत्र का रिजल्ट मिला हुआ आएगा। क्लियर यहाँ तक? नहीं क्लियर तो मैनुअली हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। एक मैंने आपको निकाल कर समझा दिया कि आपको समझ आ जाएगा, पर वो एप्लीकेशन हमें निकाल कर ही देगी। ठीक है। इसके अलावा ग्रह किसी भी ग्रह का रिजल्ट आपको नहीं देगा। ठीक है। इसी से ही आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। जब हम आगे समझेंगे ग्रुप ऑफ हाउस, आपको यहीं से सारी की सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। क्लियर इतना सभी को यहाँ तक जो हमने पढ़ा है? बढ़े इसके आगे? इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। कुंडली में एनएल की राशि, एनएल की राशि भी लेते हैं। ठीक है, एनएल की राशि भी लेते हैं। अगर किसी प्लैनेट की दो राशियां हो तो दोनों लेंगे। जैसे मंगल की दो राशियां मेष और वृश्चिक, तो दोनों ही काउंट करी जाएंगी। क्लियर है? आप शुरुआती दौर में मैन्युअली मत निकालिएगा, आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। एप्लीकेशन से लीजिएगा उसे। ठीक है। मैंने निकाल कर आपको मैच कर देगा मुझे पता है, मेरी उस पर प्रॉपर प्रैक्टिस बैठी हुई है। शुरुआती दौर में एप्लीकेशन की मदद लीजिए, धीरे धीरे मैन्युअली चाहो तो निकाल सकते हो। ठीक है ना? एप्लीकेशन गलत नहीं होगी, मैन्युअली आपसे 19 21 की गलती हो सकती है, एप्लीकेशन गलती कर कर आपको नहीं देगी। क्लियर है? चलो, अब हम अपने प्रिडिक्शन के स्टेप को पढ़ना शुरू करते हैं। जब भी हम कुंडली में कुछ देखने की कोशिश करते हैं, हमारे पास आता है इवेंट। इवेंट मतलब केपी ज्योतिष में हम किसी भी घटना को इवेंट ही कहते हैं। जैसे शादी एक इवेंट है, चाइल्ड बर्थ एक इवेंट है, प्रॉपर्टी लेना इवेंट है, ये सभी इवेंट है आपकी लाइफ। इवेंट को प्रिडिक्ट करने का मेथड क्या है? सबसे पहला मेथड होता है, हम उस इवेंट का स्टेप 1 है, हम उस इवेंट का कुंडली में प्रोमिस चेक करते हैं, जिसे कहते हैं प्रोमिस ऑफ इवेंट। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या आता है? ये चेक करना टाइमिंग ऑफ इवेंट। ठीक है। अगर प्रोमिस होगा, अगर प्रोमिस होगा तो ही वो इवेंट हमारी लाइफ में होगा, नहीं तो वो इवेंट हमारी लाइफ में नहीं होगा। क्लियर यहां तक? नहीं क्लियर सभी? क्लियर है ना? अगर प्रॉमिस नहीं है तो कोई भी इवेंट हमारी लाइफ में नहीं होगा। ठीक है। एक थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। 12th हाउस जेल यात्रा भी देता है, 12वां घर विदेश यात्रा भी देता है। इसका मतलब जब भी कोई व्यक्ति जेल यात्रा करता है तो 12वां घर एक्टिवेट होता है। यस और नो? तभी जाएगा। या फिर जब भी कोई व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा तो भी 12वां घर एक्टिवेट होगा, है ना? तभी जाएगा। दोनों केस में 12वां घर एक्टिवेट होता है। पर 12th हाउस एक्टिवेट होने से अलग अलग इवेंट क्यों हो रहे हैं?
सेम इवेंट क्यों नहीं हो रहा? कोई व्यक्ति के 12th हाउस एक्टिवेट होने से वो विदेश यात्रा कर रहा है, कोई 12th हाउस एक्टिवेट होने से हॉस्पिटल की यात्रा करता है, कोई 12th हाउस एक्टिवेट होने से जेल यात्रा करता है। रीजन क्या है? अगर किसी की कुंडली में जेल यात्रा का प्रोमिस नहीं है तो वो 12th हाउस एक्टिवेट होने पर भी जेल यात्रा नहीं करेगा। समझ आए पॉइंट कि नहीं समझ आया? जन्म कुंडली के जो 1 से लेकर 12 तक के ग्रह हैं वो समय समय के अनुसार एक्टिवेट होते रहते हैं। उसे हम आगे दशा में समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन वो एक्टिवेट होने के साथ उस घर के सारे इवेंट आपको देकर नहीं जाएगा। जैसे जन्म कुंडली का छठा घर, कोर्ट केस, लोन मिलना, बदनामी और बीमारी, 4 इवेंट देता है। तो क्या जब भी छठा घर होगा सारे इवेंट एक ही साथ हो जाएंगे? एक साथ तो नहीं होंगे। जिसका प्रॉमिस होगा वही इवेंट होगा। क्लियर यहां तक पॉइंट का नहीं क्लियर? यानी कि अगर हमारी कुंडली में जेल यात्रा का प्रॉमिस नहीं है तो चाहे 12th हाउस एक्टिवेट होता रहे तो भी हम जेल में नहीं जाएंगे। अगर किसी की कुंडली में चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस नहीं है तो चाहे 5वां घर आता भी रहेगा तो चाइल्ड बर्थ नहीं होगा। अगर किसी की कुंडली में शादी का प्रॉमिस नहीं है तो 7वां घर आने से भी शादी नहीं होगी। क्लियर? प्रॉमिस का मतलब का नहीं क्लियर हुआ? क्लियर? पहला स्टेप है किसी भी कुंडली में प्रॉमिस को चेक करना। सेकंड स्टेप, अगर आपको वो प्रॉमिस मिल गया फिर हम देखेंगे वो प्रॉमिस कब होगा। जैसे किसी ने आपसे पूछा क्या मेरे चाइल्ड बर्थ होगा, पहला स्टेप ये चेक करेंगे क्या चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस है। फिर दूसरा स्टेप क्या है, चाइल्ड बर्थ कब होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, स्टेप 1 प्रॉमिस ऑफ इवेंट, स्टेप 2 टाइमिंग ऑफ इवेंट। क्लियर हुआ इतना कि नहीं क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है। सभी इवेंट का सेम ही है, शादी, बच्चा, पैसा, नौकरी, फॉरेन ट्रैवल, जेल यात्रा। वैदिक ज्योतिष में प्रॉमिस को कहते हैं योग देखना। आपने सुना होगा इस कुंडली में तलाक योग है, इस कुंडली में विदेश यात्रा का योग है, इस कुंडली में जेल यात्रा का योग है, तो योग को हम केपी में प्रोमिस कह देते हैं। जैसे किसी के बच्चे की कुंडली आई, आपने देखा इसमें जेल यात्रा का योग है मान लो, अब वो जेल में कब जाएगा ये टाइम बताएगा कब जाएगा। ठीक है ना? क्लियर यहां तक? तो सबसे पहले प्रोमिस ऑफ इवेंट देखा जाता है, फिर उस इवेंट का टाइम देखा जाता है। ठीक है, ये 2 स्टेप है। लिखो, प्रोमिस ऑफ इवेंट कहाँ से देखा जाता है? ये 2 स्टेप रब करते हैं। प्रॉमिस ऑफ इवेंट कहाँ से देखा जाएगा? प्रॉमिस ऑफ इवेंट देखा जाता है उस इवेंट के प्राइमरी हाउस से। कहाँ से? उस इवेंट के प्राइमरी हाउस से प्रॉमिस देखा जाता है। ठीक है, क्लियर यहां तक? उसके बाद प्राइमरी हाउस में भी तो 3 चीजें हैं। क्या है? राशि लोड है, फिर स्टार लोड है, फिर सब लोड है। तो किसे देखा जाएगा? प्राइमरी हाउस के सब लोड से देखा जाता है। किसे देखा जाएगा? प्राइमरी हाउस के सब लोड से देखा जाएगा। डन। कुछ एक इवेंट लिखाऊं आपको, किस सब आपको वैसे पहली क्लास में हमने पढ़ा ही था, फिर भी एक दो लिख लेते हैं, आपको याद हो जाएंगे पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले लिखिए शिक्षा। शिक्षा कहाँ से देखी जाएगी? 4th हाउस के सब लोड से। शादी कहाँ से देखी जाएगी? 7th हाउस के सब लोड से। चाइल्ड बर्थ कहाँ से देखा जाएगा? 5th हाउस के सब लोड से। बीमारी 6th हाउस।
विदेश यात्रा। 12,000। नौकरी। 6,000। प्रॉपर्टी। 4,000। ठीक है, बाकी ये वही है जो हमने कल की क्लास में समझा था ना, प्राइमरी हाउस। उस इवेंट के प्राइमरी हाउस के सब लोड से वो देखा जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर। ठीक है, सब लोड से देखा जाएगा, इवेंट हम पकड़ लेंगे। अब सब लोड में क्या देखना है? वो जो सब लोड है वो किन किन हाउसेस को सिग्निफिकेट करता है प्लैनेट सिग्निफिकेशन में जाकर, उसके आगे हम वो लिख लेंगे। वहां से हमें उस हाउस की सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। फिर से रिपीट करो सारा स्टेप। ठीक है, प्राइमरी हाउस का जो सब लोड है पहले वो नोट डाउन करेंगे। उसके बाद उस सब लोड की प्लैनेट सिग्निफिकेशन एप्लीकेशन से ही देख लेंगे, उसके आगे उसे लिख लेंगे। उसी से हमें सारी की सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। एक दो प्रैक्टिस करें, जो कुंडली खोली हुई है कैसे देखेंगे, है ना। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए मैरिज की। अभी हम पढ़ नहीं रहे, अभी हम सिर्फ एप्लीकेशन को ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले लिखिए मैरिज, नीचे लिखिए प्राइमरी हाउस। कौन सा होगा? 7th हाउस। एप्लीकेशन से 7th हाउस का सब लोड देखिए। सातवें घर का सब लोड कौन है? तीसरे नंबर पर होगा। 7th हाउस सब लोड इज इक्वल टू मंगल। ठीक है, मंगल। अब इस मंगल की प्लैनेट सिग्निफिकेशन लिखेंगे कहाँ से देखकर? एप्लीकेशन से देखकर सिग्निफिकेटर आरपी में गए, ये मंगल के आगे नंबर लिखे हुए हैं, नंबर लिख लीजिए। 1, 5, 7, 8, 10, 12। कैसे लाइन बनेगी? ऐसे लाइन बनेगी, मैं लिखता हूँ। इवेंट, मैरिज, प्राइमरी हाउस 7, 7th हाउस सब लोड कौन है? मंगल। मंगल क्या देता है? 1, 5, 7, 8, 10 और 12। क्लियर यहाँ तक? सारा कुछ एप्लीकेशन से लिया, खुद से कुछ भी नहीं लिया। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, चाइल्ड बर्थ मान लो देखना हो तो। चाइल्ड बर्थ देखा जाता है पांचवें घर के संबंध से। पांचवें घर का सब लोड लिखिए। जुपिटर। जुपिटर की सिग्निफिकेशन चेक करते हैं। सिग्निफिकेटर आरपी। बृहस्पति के आगे क्या लिखा हुआ है? 1, 2, 4, 5, 7, 8 और 12। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12। तो कैसे लिखेंगे आप इसे? इवेंट, चाइल्ड बर्थ, प्राइमरी हाउस, फिफ्थ। फिफ्थ हाउस सब लॉर्ड कौन है? बृहस्पति। क्या देता है? 1, 2, 4, 5, 7, 8 और 12। क्लियर यहाँ तक? ये एक बेसिक स्टेप है। इतना स्टेप जब हमें पता लग जाएगा, तो आप किसी भी घर के बारे में सारी की सारी कहानी समझ सकते हो। क्लियर है ना? किसी भी घर के बारे में केपी सर ने कहा है कि जो प्राइमरी हाउस का सब लोड है
वो उस घर का डिसीजन मेकर है। जैसे शादी के लिए सातवां घर, सारी की सारी शादी के प्रश्नों की आपको जिम्मेदारी देगा। चलेगी, नहीं चलेगी, डिवोर्स होगा, दूजी शादी होगी, लव मैरिज होगी, सारे के सारे प्रश्नों का आपको आंसर देगा। वो प्रश्नों का आंसर किस में मिलेगा? ये प्लैनेट सिग्निफिकेशन लाइन में ही मिल जाएगा। ठीक है। कल हम अकेले अकेले इवेंट के ग्रुप ऑफ हाउस समझेंगे, आपको अपने आप ही वो ग्रुप ऑफ हाउस सिग्निफिकेशन में दिखना शुरू हो जाएगा। साथ साथ हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। क्लियर है? तो क्या आज हमने मोटे मोटे तरीके से समझा है? आज आपने शुरुआती आते ही राशि लोड समझे हैं। सभी प्लैनेट, सभी राशियों के कोई ना कोई लोड है। उसके बाद नक्षत्रों को डिवाइड करना समझा है। फिर नक्षत्र में सब को डिवाइड करना समझा है। तो तीन पार्ट हमने कवर करे, राशि, नक्षत्र, सब। राशि बड़ी है, नक्षत्र राशि से छोटा, सब उससे भी छोटा। क्लियर? फिर हमने एप्लीकेशन में देखा कि 9 ग्रह और जन्म कुंडली के 12 घर, दोनों का कोई ना कोई राशि लोड होगा, कोई ना कोई नक्षत्र लोड होगा, कोई ना कोई सब लोड होगा। राशि लोड बड़ी है, राशि हो तो पहले नंबर पर लिखेगा, नक्षत्र उससे छोटा है तो दूसरे कॉलम पर लिखेगा, सब उससे छोटा है तो तीसरे कॉलम पर लिखेगा। क्लियर? फिर हमने प्लैनेट सिग्निफिकेशन